ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली डिनाई कर दिया एक याचिका को। एक एल्डरली कपल है, बुजुर्ग कपल है, जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको परमिशन मिल जाए पैसिव यूथेनेशिया की अपने पुत्र को लेकर, राइट। उनका पुत्र जो है वो हम लोग को जो है वो कोमेटोस सन ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, कोमाग्रस्त जिसको हम लोग बोलते हैं। कोमेटोस मतलब कोमा में चला गया है, राइट। और लगभग 11 साल हो गए हैं। तो ये बुजुर्ग माँ बाप चाह रहे हैं कि उनको यूथेनेशिया की परमिशन दे दी जाए। तो अभी ये याचिका डिनाई हो गई है। इस रूलिंग के अंदर हाईलाइट किया गया है लीगल बाउंड्रीज पैसिव यूथेनेशिया और एक्टिव यूथेनेशिया के बीच में। और यही चीज कही गई है कि भाई एथिकल और लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज हम लोग को देखने को मिलती है। एक व्यक्ति जो है उसकी लाइफ का डिसीजन उसके खुद स्वयं वो ले तो सही है। आप किसी की लाइफ जो है वो छीन नहीं सकते, और आप अगर किसी की लाइफ छीनोगे तो सिर्फ और सिर्फ कानून के तहत लीगली। जैसे होता है ना, किसी को डेथ सेंटेंस जो है वो ग्रांट कर दिया जाता है, मौत की सजा सुना दी जाती है, तो वो एक तरीका है लीगल तौर पर लाइफ छीनने का। बट इलीगल तरीके से या किसी और दूसरे तरीके से लाइफ नहीं ली जा सकती किसी की भी, क्योंकि ये एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जीवन जीने का अधिकार, आर्टिकल 21। अब दोबारा से बहस जो है वो छिड़ गई है लीगैलिटी को लेकर और मॉरलिटी को लेकर, राइट, इथोनेशिया को लेकर इंडिया में, राइट। अब देखो कोर्ट ने इस बारे में क्या बात करी है उसको जानने से पहले आप ये जानो कि ये एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया में क्या डिफरेंस है। ये समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो बॉस, जो एक्टिव यूथेनेशिया होता है, इसका मतलब एक्टिव मतलब डॉक्टर क्या करेंगे, डॉक्टर जानबूझकर कोई इंजेक्शन के थ्रू, इंजेक्शन यानी कि टॉक्सिन इंजेक्शन या कुछ भी हो सकता है, उसके थ्रू हम लोग को देखने को मिलेगा कि एक व्यक्ति की जान ले लेंगे। जानबूझकर फोर्सफुली इंजेक्शन लगाकर उसकी जान चली जाएगी, जो कि इंडिया के अंदर इलीगल है, राइट। सेकंड, दूसरी चीज हमें देखने को मिलती होता है पैसिव यूथेनेशिया। पैसिव यूथेनेशिया का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति जो है वो किसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम में है, मतलब वेंटिलेटर से जुड़ा हुआ है, तो कुछ नहीं करना, उसके ट्रीटमेंट को बंद कर देना है, मतलब कि वेंटिलेटर को बंद कर देना है और व्यक्ति ऑटोमेटिकली मर जाएगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भैया अभी जो केस आया है ये केस जो है वो पैसिव यूथेनेशिया के क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पा रहा है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, पैसिव यूथेनेशिया मतलब वेंटिलेटर बंद किया और वो व्यक्ति मर जाएगा। बट यहां तो वो व्यक्ति को कोई भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम नहीं लगा है, वो कोमा में है बट अपना न्यूट्रिशन खुद से इंटेक कर पा रहा है। यस, तो इनने बोला कि भाई इसीलिए हम आपको जो है वो अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि जो अभी पेशेंट जो है उसका केस ये है कि वो खुद से न्यूट्रिशन इंटेक कर रहा है, उसको कोई लाइफ सपोर्ट सिस्टम नहीं दिया है, तो इसलिए हम अलाउ नहीं करेंगे एक्टिव यूथेनेशिया को, राइट। क्योंकि ये पैसिव यूथेनेशिया का केस है और एक्टिव यूथेनेशिया अलाउ जब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि वो व्यक्ति किसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम से जुड़ा ना हो। सो ये डिस्ट्रिक्ट मतलब क्लियरली बता रहा है कि भाई आप पैसिव यूथेनेशिया और एक्टिव यूथेनेशिया के बीच में डिफरेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले ही समझा दिया। ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया से रिलेटेड पूछेंगे सिंपल तरीके से। एक्टिव मतलब डॉक्टर ने किसी इंजेक्शन के थ्रू एक व्यक्ति को जो है वो, यानी कि मतलब वो व्यक्ति जो है बेड से उठ नहीं पा रहा है, बट ठीक है उसका सिस्टम काम कर रहा है, बट फिर भी उसको जो है वो एक्टिव यूथेनेशिया के थ्रू उसको डेथ जो है वो उसकी करवा दी, मार दिया। बट पैसिव यूथेनेशिया मतलब सिंपल उसका ट्रीटमेंट ऑफ कर देना, मतलब उसका ट्रीटमेंट बंद कर देना, जो भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है उसको जिंदा रखने के लिए, तो वो होता है पैसिव यूथेनेशिया। अब इंडिया के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पैसिव यूथेनेशिया को 2011 के अरुणा शांगबाग केस के अंदर जो है वो रिकॉग्नाइज किया था, जिसमें अलाउ किया। मैंने आपको बताया पैसिव यूथेनेशिया को रिकॉग्नाइज किया जा चुका है, जिसमें यह बोला कि भाई आप वेंटिलेटर जो है वो हटा दीजिए, और वेंटिलेटर हट जाएगा तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी, क्योंकि पेशेंट पूरी तरह से लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर 2018 में कोर्ट ने एक्सपेंड किया, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था, जिसमें रिकॉग्नाइज किया कि राइट टू डाई विद डिग्निटी ये पार्ट है राइट टू लाइफ का, आर्टिकल 21 के तहत। तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखना। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने का जो अधिकार है उसके हिस्से के रूप में मरने के अधिकार को भी मान्यता दी, राइट टू डाई को मान्यता दी। तो राइट टू डाई भी आर्टिकल 21 के अंदर आता है, याद रखिए, बट राइट टू डाई विथ डिग्निटी। यस,
सम्मान के साथ। 2018 में भी एक केस आता है जिसमें अलाउ किया गया कि जो टर्मिनली इल पेशेंट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, जो बीमार रोगी जो होते हैं लाइलाज रूप से, मतलब कि भाई उनका इलाज जो है वो नहीं हो सकता, तो वो पैसिव यूथेनेशिया ऑप्ट कर सकते हैं लिविंग विल के थ्रू, राइट, अपनी इच्छा के थ्रू। और गाइडलाइंस जो है उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है उसको मेंशन किया गया। और 2023 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस मॉडिफाई करी और ये कहा कि पैसिव यूथेनेशिया की प्रोसेस जो है उसको आसान बनाया, और ये कहा कि आपको जो है वो अटेस्ट करनी पड़ेगी लिविंग विल्स, मतलब जो हम लोग को देखने को मिलता है ना, विल जो होती है इच्छा, या मतलब जो भी पूरा डॉक्यूमेंट जो हम लोग को देखने को मिलता है, और इंटीग्रेट करना पड़ेगा लिविंग विल को, मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का अटेस्टेशन तो चाहिए, यानी कि उनका मोहर तो चाहिए, और साथ ही साथ नेशनल हेल्थ डिजिटल रिकॉर्ड में इसको शामिल करना जरूरी है कि हाँ ये व्यक्ति है, इनने अपनी इच्छा के या फिर इनके परिवार ने इच्छा के अकॉर्डिंग पैसिव यूथेनेशिया जो है वो चुना है। तो हमने पूरी चीज क्या समझी कि हमारी कंट्री के अंदर पैसिव यूथेनेशिया अलाउड है, वो भी लीगल तौर पर, और उसमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन्वॉल्व रहेंगे और इसका पूरा रिकॉर्ड नेशनल हेल्थ डिजिटल रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा या मेंटेन किया जाएगा। करेक्ट? यहां तक बातें पूरी समझ में आ रही है? नेक्स्ट, कंट्रीज जैसे कि नीदरलैंड, लक्समबर्ग, बेल्जियम ये परमिट करती है दोनों ही एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया, बट हमारे यहां सिर्फ पैसिव यूथेनेशिया अलाउड है। स्विट्जरलैंड अलाउ करता है असिस्टेड सुसाइड स्ट्रिक्ट कंडीशंस के अंदर, और फोकस किया जाता है पर्सनल ऑटोनॉमी के ऊपर और साउंड मेंटल हेल्थ के ऊपर। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया जो है उसके अंदर लीगलाइज है दोनों ही प्रकार की यूथेनेशिया एडल्ट्स के लिए, जो जिनको किसी प्रकार की बीमारी है, ऐसी बीमारी जो ट्रीट नहीं हो सकती। भाई नीदरलैंड जो है वो ऑपरेट करती है टर्मिनेशन ऑफ लाइफ ऑन रिक्वेस्ट एंड असिस्टेड सुसाइड, ये रिव्यू प्रोसीजर एक्ट के तहत। मतलब देखो कुछ कंट्रीज के अंदर सुसाइड भी अलाउड है, बट लीगल तौर पे कुछ कंडीशंस के तहत। अब एथिकल कंसिडरेशन की बात करें हम लोग, तो यूथेनेशिया जो है वो एक इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी का सम्मान करती है। इच्छा मृत्यु में व्यक्तिगत स्वायत्तता का सम्मान इसके अंदर किया जाता है। इसके अंदर मेंटली कंपिटेंट इंडिविजुअल जो है उनको अलाउ किया जाता है, यानी कि जो मानसिक रूप से जो सक्षम व्यक्ति जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उनको जीवन के अंत के बारे में निर्णय लेने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अंदर इन्फॉर्म्ड कंसेंट की आवश्यकता होती है, सहमति की आवश्यकता होती है, इंश्योर किया जाता है कि पेशेंट पूरी तरह से इस बात को समझे कि क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, इंप्लीकेशंस इसके क्या है, राइट। तो ये चीज है, और उस पर कोई दबाव ना पड़े। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ वर्सेस सेंसिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात करें तो आर्ग्यू ये किया जाता है कि जो भी पीड़ा है भाई, मतलब सफरिंग है, जो होता है कि कई बार एक व्यक्ति जो है वो सफर कर रहा है भाई, तो कई बार होता है ना कि कोई जब हॉस्पिटल में कोई कष्ट में काफी ज्यादा रहता है कोई पेशेंट, तो कई केस में उसके परिवार वाले ही दुआ करते हैं कि भगवान इनको जल्दी ले जाए, ये कष्ट ना दे। कम ऑन, सी यस और नो, होता है ना ऐसा? तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि सफरिंग और प्रिजर्विंग डिग्निटी के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हम लोग को देखने को मिलता है। देखो ये तर्क होता है जो समर्थक है कि भाई गंभीर बीमारी में पीड़ा को समाप्त करना है और गरिमा को बनाए रखना नैतिक रूप से सही है कि भाई उसको पीड़ा ना हो यार। ऐसा होता है, कई बार होता है, बट इसके जो विरोधी हैं उनका मानना यह है कि नहीं भाई, जीवन स्वाभाविक रूप से मूल्यवान है भाई, जीवन लाइफ तो जो है वो इनहेरेंटली वैल्यूएबल है और इसे समय से पहले कभी भी समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। जब मृत्यु आए तो वो समय पर आए, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि सही समय पर मृत्यु आए वरना आत्मा भटकेगी, है ना? तो ये वाली चीज भी आपको पता होगी। तो ये दोनों ही तर्क आपको पता होने चाहिए मेंस में लिखने के लिए। अब देखिए, इसके अलावा इच्छा मृत्यु की कानूनी स्थिति वैश्विक स्तर पर अलग अलग है, जो भी हमने देखा अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग है। तो ये अलग अलग कल्चर और एथिकल पर्सपेक्टिव को रिफ्लेक्ट करती है। और इस बहस में जो बेसिकली मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं और जो सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इस चीज पर फोकस करते हैं कि भाई हमें कॉम्प्रिहेंसिव पैलेटिव केयर की आवश्यकता है, राइट। मतलब कुल मिलाकर बहस ये की जाती है मेडिकल प्रोफेशनल्स के द्वारा कि हमें सोसाइटी को देखना है कि अब देखो ऑब्वियसली बात है, कोई पेशेंट है, उसके परिवार में वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे उसका ट्रीटमेंट, पहला पॉइंट। चलो ठीक है, सरकार ने उनका ट्रीटमेंट अफोर्ड कर दिया, बट इस बात की गारंटी नहीं है, डॉक्टर भी गारंटी नहीं दे रहे कि वो कब तक जो है वो सही हो पाएंगे।
या नहीं हो पाएंगे, दोनों ही ऑप्शंस है भाई, सही भी हो पाएंगे या नहीं भी हो सकते, कोई गारंटी नहीं है कि उठेंगे, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये जरूरी होता है कि पैसिव यूथेनेशिया का उपयोग जो है वो करके उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाकर उनको जाने दिया जाए, राइट। तो ऐसा भी कई काफी सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स का कहना है, बट काफी सारों का नहीं भी कहना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, मेडिकल प्रोफेशनल हमेशा यही कोशिश करते हैं कि सामने वाले को हम बचा लें, कुछ भी करके इसको ठीक कर लें। कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो किसी को मारने के लिए किसी का इलाज करता है। हर एक डॉक्टर किसी भी व्यक्ति को सोचता है कि इसको मैं बचा लूं कैसे भी करके, क्योंकि वो उसका अचीवमेंट रहता है। यस। फिर 2023 में हम लोग को मॉडिफिकेशंस देखने को मिले 2018 की गाइडलाइंस के अंदर, और कहा कि पैसिव यूथेनेशिया को और एक्सेसिबल बनाओ, राइट। और इसमें कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि राइट टू डाई विद डिग्निटी, क्योंकि वो बंदा परेशानी में है तो उसकी परेशानी दूर करो। इसके अंदर हम लोग को सिंपल प्रोसीजर जो है वो देखने को मिलता है लिविंग विल्स के लिए, और इसमें वही मैंने आपको बताया कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के साथ अटेस्ट करना रहता है। और इसके अंदर ये भी कहा कि नेशनल हेल्थ सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दो, जो मैंने भी आपको बताया था। और टाइमली मेडिकल डिसीजन जो है वो लिया जाए, टाइम पर जो है वो ये डिसीजन ले लिया जाए। गाइडलाइन इंश्योर करती है कि फैमिली जो है वो अपील कर सकती है, हॉस्पिटल अगर डिनाई करता है यूथेनेशिया तो फैमिली खुद बोल सकती है। और एक फेयर रीअसेसमेंट प्रोसेस जो है वो हाई कोर्ट कर सकती है कि दोबारा से इसकी जांच कर ली जाए। अगर केस में फैमिली डिमांड कर रही है पैसिव यूथेनेशिया तो उसको ला दिया जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को जो है वो डिनाई इसलिए किया क्योंकि वो पेशेंट जो है वो केस पैसिव यूथेनेशिया का नहीं है, वो एक्टिव यूथेनेशिया का, जो कि अलाउड नहीं है इंडिया के अंदर, राइट। वो पेशेंट जो है वो खुद से न्यूट्रिशन अगर उसकी बॉडी में दे रहे हैं तो वो ले पा रहा है, राइट। उसको कोई लाइफ सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता नहीं है, वो पाइप के थ्रू जो है वो उसकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन इंटेक हो रहा है। तो ये चीजें हैं जिसके बारे में एक आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए। यस।